गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और मेरे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि स्वेज कैनाल के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वो मैं आपको अभी आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। और उसके बाद आगे के टॉपिक्स है। और विदाउट किसी भूमिका के, ना ही आपका टाइम वेस्ट करते हुए, सीधा मैं क्या करता हूँ, वीडियो प्ले करता हूँ। ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा आप अगले 8-10 मिनट तक। दुनिया को हिलाकर रख दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर ऑयल प्राइसेस तक इसका असर दिखा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। जरा सोचकर देखिए, एक जहाज, एक शिप किसी एक नहर में क्या अटक गया, इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर ऑयल प्राइसेस तक इसका असर दिखा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये सब सिर्फ एक शिप की वजह से? और क्या इसका सोल्यूशन निकल रहा है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सुएज कैनाल और पनामा कैनाल के बारे में आपने स्कूल की किताबों में पढ़ा ही होगा दोस्तों, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में भी इनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ती ही रही है। आज की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल ट्रेड में। इनफैक्ट कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ सुएज कैनाल से 12% ग्लोबल ट्रेड होती है दुनिया भर की। सुएज कैनाल इजिप्ट देश में मौजूद एक मैन मेड कैनाल है जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में लाई करता है। यूरोप को एशिया से जोड़कर रखने का काम करता है। अब वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आपको लगेगा कि काफी छोटा सा कैनाल होगा, यह 10-20 किलोमीटर लंबा, लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत ही लंबा कैनाल है। 193 किलोमीटर लंबा है और सब इंसानों के द्वारा बनाया गया है। सोच सकते हो कितना मुश्किल काम हुआ होगा। इसे 10 साल से ज्यादा लगे थे बनाने में। 1869 में इसे ओपन अप किया गया था। 1.5 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स ने इस पर काम किया था और इसकी कॉस्ट आई थी $100 मिलियन, जो कि उस जमाने के। बच्चों, कितनी लंबी कैनाल है ये? 193 किलोमीटर्स। छोटी मोटी कैनाल तो है नहीं है। ठीक है। और उस टाइम पे खर्चा कितना लगा था? कितना? $100 मिलियन। ठीक है ना? पहले 100 को किस में मल्टीप्लाई करो? 10 लाख में मल्टीप्लाई करो। अगर आज की टर्म से हम बात करें, मतलब वो तो उस टाइम पे भी 10 लाख में मल्टीप्लाई करना था, और अगर डॉलर में भी उसे फिर वापस से रुपये में कन्वर्ट करोगे तो ऑन एन एवरेज आप 80 रुपीज से क्या कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर लो। मतलब 100 को किस में मल्टीप्लाई करो आप? 100 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 80। उस टाइम पे इतना पैसा लगा था। समझ में आ रही है? उस टाइम पे। आज देखो उसकी कितनी कीमत है। समझ में आ रही है? जो हमने 80 से मल्टीप्लाई करके लेके आया है। अच्छा, ये सब क्या है? मैन मेड है। तो लेबर कितनी लगी है? तो ये मतलब तुम देखो ना, ब्रिटिशर्स ने यार, ये एक बात तो माननी पड़ेगी, हिम्मत तो बहुत दिखाई। मतलब वो देखो, उनके लिए उनका धंधा कितना प्रायोरिटी पे था। जस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, टाइम को कम करने के लिए, है ना, इतना बड़ा जोखिम वाला काम उन्होंने किया, है ना। तो जिद्दी तो थे वो। ऐसे कोई ना 200 साल रह के चले गए यहाँ पे, है ना। हमारे से ज्यादा कहीं जिद्दी रहे होंगे उस टाइम पे, तभी वो इधर 200 साल बिता के गए। $100 मिलियन थे। आज के टाइम में ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉस्ट होगी इसकी, अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लोगे तो। शायद आप सोचोगे दोस्तों कि आज के जमाने में जहां एरोप्लेन्स इतने कॉमन हो गए हैं, शिप्स को कौन यूज करता होगा? लेकिन डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा कि सुएज कैनाल से जाने वाला जो कार्गो है, अमाउंट ऑफ कार्गो पिछले 10-20 सालों में लगातार बढ़े जा रहा है। सुएज कैनाल का इंपॉर्टेंस उसकी लोकेशन में है। जो शिप्स इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप जा रहे हैं और यूरोप से एशिया आ रहे हैं, उनके लिए सुएज कैनाल इस्तेमाल करना बहुत सारा पैसा और टाइम बचाता है। एक ऑल्टरनेटिव रूट है। अगर एशिया से यूरोप जाना है, साउथ अफ्रीका के नीचे से होते हुए वहां पर एक केप ऑफ गुड होप है, वहां से जाओगे तो 2 हफ्ते एक्स्ट्रा समय लगता है। और आज की दुनिया में अगर आपको किसी भी चीज की डिलीवरी रिसीव करनी है तो 2 हफ्ते का डिले बहुत बड़ा डिले होता है। स्ट्रैटेजिकली ये सुएज कैनाल इतना इंपॉर्टेंट है कि 1956 में जब इजिप्ट गवर्नमेंट ने इसे नेशनलाइज कर दिया था, तो इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ऑलमोस्ट एक जंग पर चले गए थे इजिप्ट के खिलाफ। इस रीजन की वजह से इसे सुएज क्राइसिस करके भी बुलाया जाता है। आज के दिन ऑब्वियसली पूरा सुएज कैनाल ही इजिप्ट सरकार के कंट्रोल में है और बहुत इकोनॉमिक फायदा मिलता है इजिप्ट सरकार को इससे। नंबर्स में लिटरली बताऊं तो $5.61 बिलियन इजिप्ट सरकार ने कमाए थे सुएज कैनाल के टोल के पैसे से, सिर्फ 1 साल के अंदर।
2020 में। तो आज के दिन जो शिप अटकी है सुएज कैनाल में दोस्तों, जिसने पूरे कैनाल को ब्लॉक कर रखा है, ये भी अपने आप में बड़ी अनोखी शिप है। इसका नाम है एवर गिवन और ये 400 मीटर से ज्यादा लंबी शिप है। कंपैरिजन के लिए बताऊं, टाइटैनिक याद है? टाइटैनिक पर एक फिल्म भी आई थी, अपने जमाने की सबसे बड़ी शिप हुआ करती थी। टाइटैनिक की टोटल लेंथ थी 269 मीटर्स और इस शिप की लेंथ है 400 मीटर्स, यानी ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ी टाइटैनिक से। आईफिल टावर जितना ऊंचा है उससे भी ज्यादा लंबी ये शिप है। सुएज कैनाल की चौड़ाई है 300 मीटर। तो कोई हैरानी की बात नहीं है जो आप फोटोज ऑनलाइन देखने लग रहे हैं कि ये शिप टेढ़े होकर जो कैनाल में खड़ी है, इसने पूरे कैनाल को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि इसकी खुद की लंबाई सुएज कैनाल की चौड़ाई से भी ज्यादा है। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ सुएज कैनाल की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 300 मीटर। और इसकी लेंथ कितनी है? और जब ये उसको ऐसे ब्लॉक कीजिएगा तो पूरा तो आएंगे ना इसमें, बिकॉज 100 मीटर का तो फिर भी क्या रहने वाला है, वो कम रहने वाला है। से यस और नो? तो ये उसमें फंस गया था, ये शिप एवर गिवन जो इसका ये जो नाम है इस शिप का, वो फंस गया था। तो इससे तुम ये बोलोगे भैया फंस गया तो फंस गया अब हाँ जी। तो इसमें मतलब ग्लोबली इसके ऊपर क्या फर्क पड़ा, मतलब इसका फर्क ग्लोबली क्या पड़ा? सप्लाई चेन इंटरप्ट होती है ना। और इस वाली जो कैनाल से जितना भी ट्रेड होता है यूरोप के बीच में और एशिया के बीच में, वो इंटरप्ट होता है। जहां से जो उधर है वो उधर का उधर ही है, जो इधर है वो इधर का इधर ही है। कुल मिलाकर के किस पे फर्क पड़ा? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे फर्क पड़ा। ठीक है ना, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे, इंपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। अच्छा, चीजों की डिमांड तो बराबर हो रही थी, है ना भाई, डिमांड तो नॉर्मल बराबर चली रही है। और जब डिमांड अब क्या हो रही है, डिमांड तो ऑटोमेटिक जैसे हो रही है वो हो ही रही है, लेकिन इंटरप्शन में कौन आ गई? सप्लाई। तो सारे बच्चों को पता है डिमांड और सप्लाई के खेल से ऐसे में क्या होगा, इस वाले केस में प्राइसेस बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड तो हो रही है लेकिन सप्लाई नहीं हो रही है ना। तो ये फर्क उसका पड़ा। शिप जो सुएज कैनाल परमिट करता है वो 400 मीटर ही है। वैसे ये इतना बड़ा जहाज है कि इसमें 20,000 से ज्यादा कार्गो के कंटेनर्स रखे हैं। हर एक कंटेनर की लेंथ अपने आप में 20 फीट है। इमेजिन करके देखो, अगर इतने सारे कंटेनर सड़क के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते, एक कंटेनर को रखने के लिए कम से कम एक ट्रक की जरूरत पड़ती। तो ऐसे ट्रक्स अगर एक के बाद एक खड़े होते लाइन में, तो इन ट्रकों की लाइन 273 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो जाती। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना कार्गो इस एक शिप में ट्रेवल कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मतलब ये शिप इतनी बड़ी है कि उसमें क्या होगा कि अगर आप 20 फीट का एक कंटेनर, 20 फीट का बोल रहा ना, 20 फीट का कंटेनर कितने आ जाएंगे उसमें शिप में? 20,000। कितना? 20,000। मतलब एक 20 फीट का कंटेनर समझो कि ऐसे समझो कि एक ट्रक के माफिक, एक कंटेनर एक ट्रक के माफिक। ठीक है ना, 273 किलोमीटर जयपुर पड़ता है, 300 आई थिंक 300 किलोमीटर पड़ता है ना। हाँ जी। तो तुम देखो कितनी बड़ी, छोटी मोटी शिप तो है नहीं है, बहुत बड़ी शिप है ना। और वन टाइम में कितना इसमें क्या आता है, कितना वो जो गुड्स और गुड्स वगैरह जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं वो कितना कैरी करता है, वो इसकी कैपेसिटी देखो कितनी है। तो भाई फर्क तो पड़ता है। आज के इस ग्लोबलाइज्ड जमाने में ये शिप भी अपने आप में काफी ग्लोबलाइज्ड है। जापानीज ओन्ड शिप है ये। एक ताइवानीज कंपनी इसे ऑपरेट करती है जिसका नाम है एवरग्रीन मरीन। और जो क्रू मेंबर्स हैं इस शिप के, 25 क्रू मेंबर्स हैं, सारे के सारे इंडियन क्रू मेंबर्स हैं। तो एवरग्रीन जो आपने जहाज के साइड में लिखा हुआ देखा होगा, ये एक्चुअली ताइवानीज कंपनी का नाम है, लेकिन इस जहाज का खुद का नाम है एवर गिवन। जहाज के अटकने के पीछे रीजंस बताए जाते हैं, पुअर विजिबिलिटी, हाई विंड्स और एक सैंड स्टॉर्म, मतलब बहुत तेज हवाएं चल रही थी, शिप का कंट्रोल लूज हो गया और जो इतने सारे कंटेनर्स एक के ऊपर एक रखे गए थे, जब हवाएं इतनी तेज थी तो वो सेल की तरह एक्ट करे, उन्होंने भी शिप को एक तरफ धकेल दिया और शिप एक्चुअली में साइड में जाकर कैनाल के एक कोने में मिट्टी में धंस गई। जो ईस्टर्न किनारा है कैनाल का, शिप का आगे वाला हिस्सा उस पार्ट में जाकर अटक गया है। और क्योंकि कैनाल के साइड में जो मिट्टी है वो काफी सॉफ्ट है, तो ये काफी मिट्टी के अंदर धंस भी गया है आगे का हिस्सा शिप का। तो इस एक इंसिडेंट की वजह से पूरा सुएज कैनाल ब्लॉक हो गया और जो पीछे आने वाली शिप्स थी उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई।
अब उन्हें सोचना था कि क्या वो वहां खड़े होकर इंतजार करें कि इस शिप को हटाया जाए, रास्ता वापस खाली किया जाए। कितने दिन लगेंगे ये करने में? ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं शिप को अटके हुए। या फिर वो वापस निकल लें और साउथ अफ्रीका के नीचे से जाने वाला जो रास्ता है वो ले लें, जो कि 2 हफ्ते का डिले करेगा उन्हें। तो ये उनके लिए बड़ी मुश्किल है। 2 हफ्ते कम टाइम है या फिर 2 हफ्ते से पहले ही ये शिप हट जाएगी और रास्ता खुल जाएगा। सुइज कैनाल से साउथ अफ्रीका वाला रास्ता लेते वक्त एक और भी डर है सोमाली पायरेट्स का। वो रास्ता सोमालिया के पास से होते हुए गुजरता है, जहां पर सोमाली पायरेट्स अक्सर पाए जाते हैं। दूसरा, क्योंकि इतनी सारी ग्लोबल ट्रेड सुइज कैनाल से होती है, एस्टिमेट किया गया है जितने आपने बच्चों मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई एक शिप जा रही है ना, ऐसा करके वो, जैसे अगर इधर बॉलीवुड में बनती है तो मूवी तो ऐसी बनती है समुद्री लुटेरे, है ना, ऐसा करके कि उन्होंने रास्ते में अटैक कर दिया ऐसा। आई थिंक एक अक्षय कुमार की भी मूवी है ना, मेरे ख्याल, मेरे को याद आ रहा है, पता नहीं कोई तो है, आई थिंक हॉलीडे है ना, जहाँ पे वो आते हैं एक छोटी सी बोट में आते हैं, 2-3 लोग आते हैं ना, और वो अटैक कर देते हैं। तो वैसा, तो उस चीज का भी डर रहता है उधर से आने में। अमाउंट ऑफ गुड्स ब्लॉक्ड हैं इस सुइज कैनाल के ब्लॉक्ड होने से, उनकी वर्थ है $400 मिलियन पर आवर, या फिर पर दिन $9.7 बिलियन। तो दुनिया भर की ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो वैसे ही स्ट्रगल कर रही थी कोविड-19 की वजह से और उसके बाद आए लॉकडाउन की वजह से, अब ये एक और प्रॉब्लम इनके सामने खड़ी हो गई। इसी की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल एक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कमोडिटीज है जो शिप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करी जाती है। और कुछ न्यूज़पेपर्स की माने तो कुछ जगहों पर टॉयलेट पेपर शॉर्टेजेस भी हो सकती हैं। तो क्या सोल्यूशन है दोस्तों इस शिप को बाहर निकालने का? 2 मेन सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है जेसीबी की खुदाई। मजाक कर रहा हूं, लेकिन पहला सोल्यूशन है कि मिट्टी में खोदते रहो ताकि शिप बाहर आ जाए। लेकिन इसके लिए कई टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक्सकेवेटिंग की मशीन, जिसका टेक्निकल नाम है बैक हो, इसकी फोटोज काफी वायरल गई थी सोशल मीडिया पर। बहुत से लोगों ने मीम्स भी बनाए थे इसको लेकर। ये सामने से खुदाई करके इसके आगे वाले पार्ट में जो मिट्टी है उसे कम करने की कोशिश करेगी ताकि यहां पर पानी आ सके। इसी के साथ ड्रेजर शिप्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका काम है पानी के अंदर खुदाई करना। पानी के अंदर जो मिट्टी होती है, सीबेड होता है, उसे खोदकर और गहरा करना ताकि पानी की डेप्थ बढ़ाई जा सके, जिसका फिर से पर्पस है कि शिप के लिए पानी इतना हो सके कि शिप वापस फ्लोट कर सके। इसके बाद टग बोट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका काम है पूरे जहाज को खींच के वापस लाइन पर लाना। लेकिन ये जहाज इतना बड़ा है और इतना भारी है कि टग बोट्स अकेले काम नहीं कर सकती। और फाइनली नेचर का भी इंतजार किया जा रहा है कि हाई टाइड आएगा तो कैनाल की जो डेप्थ है वो करीब 18 इंचेस से बढ़ जाएगी, तो शिप का फ्लोट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये सब है दोस्तों सिर्फ पहला सोल्यूशन। अगर ये सब कुछ काम ना किया तो एक दूसरा सोल्यूशन है कि शिप पे रखे कार्गो को बाहर निकाला जाए एक क्रेन के द्वारा। इतनी लंबी क्रेन लानी भी बड़ी मुश्किल चीज है। अगर क्रेन नहीं आ पाई तो हेलीकॉप्टर के द्वारा कार्गो को उठाकर बाहर रखा जाएगा ताकि शिप पर जो वजन है वो कम हो। शिप का वजन कम होगा तो वो ज्यादा आसानी से फ्लोट करेगी और फिर से ये चीजें अटेम्प्ट करी जाएंगी। अगर पहला सॉल्यूशन काम नहीं करता तो दूसरे सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने में हफ्तों तक का समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ये पहला सॉल्यूशन बहुत ही जल्द काम करेगा। तो ये है दोस्तों सुइज कैनाल में फंसे जहाज की बड़ी ही दिलचस्प कहानी। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है यहाँ पर। वीडियो पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? क्या? नालायकों, कुछ तो थोड़ी कहना, अमीश देवगन का कुछ तो मर्यादा रखा करो। चलो बच्चों, वापस से एक बार फॉरेन ट्रेड देखते हैं। मतलब फॉरेन ट्रेड ऐसा पढ़ाऊंगा नहीं, ऐसा रिकॉल कराऊंगा बस एक बार, और उसके बाद आगे के टॉपिक्स देखते हैं, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं आपको? कुछ पूछना तो नहीं है? चलो जी, फॉरेन ट्रेड में क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट बन के रह गए हम, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। दूसरा, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी मोनोपोली थी, उन्होंने हमारे ऊपर बाउंडेशंस लगाई कि व्यापार करोगे तो आधे से ज्यादा व्यापार हमारे साथ करोगे, और बाकी बचे हुए पे भी क्या लगाई? रेस्ट्रिक्शंस लगाई। बचे हुए पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई? करोगे तो बाकी बचा हुआ किसके साथ करोगे? 3 कंट्री के साथ। किसके साथ? चाइना, श्रीलंका और ईरान, ठीक है ना?
मुझे ऐसा लगता है कि उधर ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे रशिया से मना किया था, तो आजकल बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज रशिया उस टाइम पे ऑप्शन में नहीं था। हाँ जी, अच्छा अब है ऑप्शन में। अच्छा, सही कह रहा है भाई, तेरी गलती नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी को क्या किया है, इंडियन वेल्थ को लूटा है। कैसे लूटा है कि वो हम जो एक्सपोर्टर बने थे, एक्सपोर्टर बनने के बाद जो हमारे पास क्या आते थे, प्रॉफिट्स आते थे, वो प्रॉफिट्स यही ले जाते थे। दो पर्पज में यूज करते थे वो, दो पर्पज बताओ जल्दी से। एक तो अगर ये कोई वो लड़ते थे, वॉर लड़ते थे, तो उसमें उनकी फंडिंग करते थे एक बात, और दूसरा अपना जो एडमिन चलाते थे यहाँ पर, ठीक है ना, वो एडमिन को क्या करने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए, उसकी फंडिंग करने के लिए वो पैसा यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको इसमें भी काफी कुछ सीखने मिलेगा। छोटी सी हेडिंग है लेकिन काफी एक अच्छा व्यू मिलेगा इसमें। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, मतलब व्यू अच्छा मिलेगा लेकिन टॉपिक अच्छा नहीं है उस टाइम, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं था ये चीज। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कह रहे कि उस टाइम पे जो नेशनल इनकम का जो लेवल था बच्चों, वो क्या था, काफी लो था। एंड पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम का भी जो लेवल था वो काफी लो था। क्यों था? पहला रीजन, एग्रीकल्चर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था, उसमें बर्बाद थे हम, ठीक है ना। और बाकी बचे कुछ लूट पिट किस में गए थे हम, इंडस्ट्रियल में, ठीक है ना। फॉरेन ट्रेड से कुछ पैसा आ रहा था वो यही ले जा रहे थे। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो हमारी जो नेशनल इनकम थी, पहली बात तो फाइंड आउट ही नहीं करा इन्होंने, बताया ही नहीं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ लोगों ने, जैसे वीके आरवी राव ने क्या किया है, वो नाम भी उसका बहुत बड़ा है यार, ठीक है ना। हाँ, वो मैंने कर दिया, वैसे इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने नोट्स में, विजेंद्र कुमार कुछ ऐसा करके, ऐसा कुछ करके, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना, वो तुम देख लेना। वीके आरवी राव समझता है, ठीक है। हाँ जी, तो उसने, काफी लोगों ने अटेम्प्ट किया नेशनल इनकम निकालने के लिए, है ना। उनमें भी रिजल्ट में क्या रहे, कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट रहे बहुत ज्यादा, कि किसी की नेशनल इनकम पूरी आसमान में जा रही है, तो कोई कह रहा है कि भाई अभी तो कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर किस पे विश्वास करे। हालांकि उसमें से वीके आरवी राव का एस्टिमेट काफी सही था, ठीक है ना। तो ये चीज हुई, है ना। दूसरा, हमारी जो, चलो जब हमने वो निकाली इनकम, वीके आरवी राव के एस्टिमेट से हमने इनकम निकाली, तो वो जो इनकम निकल के आई ना, वो बहुत कम आई। और उसमें जो ग्रोथ हो रही थी हर साल, वो बहुत कम हो रही थी, और जितनी ग्रोथ हो रही थी वो एक्चुअल ग्रोथ नहीं थी। इन सारी बातों का जवाब आपको इस टेक्स्ट में मिलेगा। देखो कैसे, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड विद द डेटा ऑन नेशनल इनकम। कह रहे कि किसी भी देश की जो स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति, ठीक है ना, इकोनॉमिक कंडीशन जो है, वो किस चीज से जज करते हो आप, उसकी जीडीपी से, उसकी नेशनल इनकम से, कि वो कितना कमा रहे हैं, भाई उसी से तो उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा किसी कंट्री की, ठीक है ना। एंड पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम कितनी हो रही है, मतलब ओवरऑल जो इनकम है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, ठीक है ना। हाउएवर, लेकिन कह रहे हैं कि नो सिंसियर अटेम्प्ट वाज मेड, है ना, सीरियसली कुछ किया ही नहीं है ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ये कुछ ऐसा किया ही नहीं है ताकि हम क्या निकाल सके, नेशनल इनकम निकाल सके और पर कैपिटा इनकम निकाल सके। सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट वर मेड बाय एक्सपर्ट, कुछ लोगों ने, है ना, जरूरत की, कोशिश की, बट ऑल दीज एस्टिमेट्स प्रोड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। लेकिन वो, उनमें जो उनके जो आउटकम आए, उनके जो रिजल्ट आए, वो बहुत ज्यादा क्या थे, कॉन्फ्लिक्टिंग थे। मतलब एक कुछ कह रहा है तो दूसरा कुछ और ही कह रहा है, और वो बहुत ज्यादा क्या भी थे, इनकंसिस्टेंट भी थे। इनकंसिस्टेंट ऐसे, एक बोल रहा है कि ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है, तो दूसरा बोल रहा है कहाँ हो रही है ग्रोथ, कहीं भी ग्रोथ नहीं हो रही है, उल्टा डाउनफॉल में चले गए। तो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज थी, है ना, मतलब ऑपोजिट क्या चल रहा था, रिलेशन चल रहा था। तो फिर वो बिलीव कर पाना काफी मुश्किल था। फिर पिक्चर में आए कौन, राव साहब, कौन आए, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज लेस देन 2%, है ना। राव साहब का एस्टिमेट काफी सही था। और इधर तुम्हारे वाला नहीं, जो तुम जैसे मेरे पास देख रहे हो, कौन, वीके आरवी राव, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज लेस देन 2%। उन्होंने बताया कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो कितने परसेंट से कम है, 9 से 2% से कम है। मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट, समझा नहीं, जीडीपी ग्रोथ रेट बताओ मेरे को। जो जीडीपी हमारी जो ग्रो कर रही है वो 2% से भी कम कर रही है, इसका मतलब समझते हो आप,
यानी कि अगर इस साल हम कितने रुपए कमाते हैं, 100 रुपए कमाते हैं, तो अगले साल 98, अरे जा बे जा, 102 से कम, यानी कि 102 के मार्क को भी टच नहीं कर पाते। समझ में आ रही है बच्चों बात? और आगे देखो भाई प्लीज, इसमें बहुत डेप्थ है, ये जो नंबर लिखे है ना डेटा, इस डेटा में बहुत डेप्थ है। आप अगर ऐसा बोलो कि नंबर को रटवा दो तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ 2% ये याद कर लो, 0.5% ये याद कर लो। लेकिन अगर तुम वाकई में चाहते हो कि हाँ ये हम याद रखें और ये याद हो जाए हमारे, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। अदरवाइज देखो इंग्लिश की हिंदी तुम अपने घर पे भी कर लोगे, ठीक है। वो कह रहे कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कितने से कम रही, 2% से कम रही, एंड ओनली 0.5% ग्रोथ इन द पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। लेकिन जो ग्रोथ रही किसमें, पर कैपिटा आउटपुट में। पर कैपिटा आउटपुट क्या है, अभी कहीं पे डिफाइन नहीं है पर कैपिटा आउटपुट, लेकिन सुन लो क्या होता है। पर कैपिटा आउटपुट होता है कि एक इंसान के हिस्से में कितना गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं, प्रोडक्शन पर पर्सन ऐसा बोल सकते हो। तो वो क्या है, पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। बात समझ में आ रही है? उसमें ग्रोथ कितनी हुई, 0.5%। नमन भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं मानता हूं आपको नहीं समझ में आएगा, अभी आएगा समझ में। सुनो, देश की जीडीपी ये मान लो एक टाइम के लिए, एक बारी के लिए वो ऐसा बोल रहा है कि लेस देन 2% थी। कितनी थी, 2% मान ले, समझाने के लिए मान लेता हूं मैं कि 2% से जीडीपी ग्रो कर रही थी। यानी कि अगर हम आज 100 रुपए का प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, तो 102 का प्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि 102 का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये तो रियल टर्म्स में, किसमें। लेकिन सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं, जो जीडीपी ग्रो करती है वो तो इन्फ्लेशन की वजह से भी करती है। किसकी वजह से भी करती है, इन्फ्लेशन की वजह से। चलो ठीक है, जान दो, सारी बातें जान दो। जीडीपी 2% से ग्रो करी, हाँ बोलो ना। जब जीडीपी 2% से ग्रो करी तो एक इंसान के हिस्से में जो गुड्स और सर्विसेज आएगी वो भी तो कितने परसेंट से ही ग्रो करनी चाहिए, 2% से कंपैरेटिवली। लेकिन हो कितने से रही है वो, 0.5% से। तो बाकी 1.5% कहां चला गया, बाकी 1.5% समझो आप आउट। वो तो बोल रहा है क्या, वो तो बोल रहा है कि जीडीपी ग्रो कर रही है, ओवरऑल जीडीपी। जहां पे आपको पता है कि जीडीपी किसकी वजह से भी बढ़ती है, इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ती है। जबकि आउटपुट जो पर कैपिटा आउटपुट है वो कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 0.5%। बढ़ना तो कितने से चाहिए था, तो बाकी 1.5% कहां खप गया वो, केवल इन्फ्लेशन नहीं, एक फैक्टर और है, ठीक है ना। चलो आप, अगर आप आपके लेवल से इन्फ्लेशन बोलते हो तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इतना सोचा, है ना, कि हाँ कि वो 1.5% कहां पे खप गया, इन्फ्लेशन में। लेकिन बेटा एक चीज और है, एक चीज और हुई यहाँ पे, जो शायद शायद आप स्किप कर रहे हो, क्योंकि वो है पर कैपिटा आउटपुट। पर कैपिटा आउटपुट, है ना। तो तुम कह रहे हो कि 1.5% किस में खप गया, वो इन्फ्लेशन में। लेकिन एक फैक्टर और बताओ, किसी को आ रहा हो तो वो बोल दीजिए पहले, अदरवाइज फिर मैं बोल रहा हूँ। वेरी गुड, पॉपुलेशन इज द नेक्स्ट फैक्टर। एक बात बताओ, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी 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 तो जो पर कैपिटा आउटपुट है वो क्या होएगा, कम होएगा, कम होएगा, कम होएगा। हाँ बोलो ना। तो यहाँ पे बच्चों, उधर तो जीडीपी कर रही है 2% से ग्रो। अगर आपको जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक आपने अच्छे से समझा है तो शायद आप इसका आंसर उस बेसिस पे ही कर सकते हो। जीडीपी तो 2% से ग्रो कर रही है, लेकिन पर कैपिटा आउटपुट कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, 0.5% से। तो बाकी बचा हुआ जो लगभग लगभग 1.5% का जो गैप है वो किसकी वजह से नहीं ऐसा फुलफिल हो पाया। एक तो पॉपुलेशन की वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होगी तो पर कैपिटा आउटपुट अवेलेबिलिटी जो हो रही होगी वो कम हो रही होगी। और दूसरा इन्फ्लेशन की वजह से, जो आपने पहले नंबर पे बोला था, या आप ऐसा बोल सकते हो, पहला इन्फ्लेशन की वजह से और दूसरा पॉपुलेशन के इंक्रीज की वजह से। समझ में आ रही है आपको बात? जल्दी से बताओ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो कितने से कम था, 2% से कम था, मतलब पूरा 2% नहीं था। अच्छा, लेकिन अगर पर कैपिटा आउटपुट यानी कि एक इंसान के हिस्से में जो आउटपुट की ग्रोथ है वो कितनी आ रही है, 0.5%। कायदे से तो कितनी होनी चाहिए, 2%। जब जीडीपी कितने से ग्रो कर रही है, जीडीपी कितने से ग्रो कर रही है, लगभग लगभग 2% से। हाँ बोलो ना। तो बाकी का गैप कहां पे आया, बाकी का गैप वो कम क्यों हुआ,
क्योंकि वो जो जीडीपी ग्रो की है, जीडीपी 2% से ग्रो तो कर गई, लेकिन मेजरली वो किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। और दूसरा पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, वो जो पर हेड अवेलेबिलिटी थी आउटपुट की, वो क्या हो गई, कम हो गई। समझ नहीं आ रही है? ये जो मैंने बोला ये आपको ज्यादा जब भी समझेगा जब आपने जीडीपी एंड वेलफेयर समझा होगा। समझ में आती है आपको बात? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं बच्चों? हाँ जी। नेक्स्ट है बच्चों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक क्या होता है? लोग कितने हैं, उनमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, और उनकी उनमें ग्रोथ क्या हो रही है, वो किस एरिया में रहते हैं, है ना? ये सारी चीज क्या होती है, डेमोग्राफी होती है। क्या होती है? डेमोग्राफी। तो हमें उस टाइम की डेमोग्राफी देखनी है और चेंजेस कैसे हुए। टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब बदलाव, चेंज। जैसे वो होते हैं ना कुछ लोग ऐसा, उनके बहुत मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन वाला जो वर्ड है, जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं उन वो बहुत यूज करते हैं। जैसे कोई एक चल रहा है तो बीच में वो ट्रांजिशन डाला ना, फेज, वो एक एकदम से हट जाता है वो ट्रांजिशन, वो चीज है ना। तो बिल्कुल सही कह रहे थे आगे जी, हमारे बदलाव, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब इसके लिए एक वीडियो भी है, वो अभी दिखाऊंगा। पहले बस ये वाला टेक्स्ट बढ़ा दो ऊपर वाला, ठीक है। The first official census was conducted in the year 1881। पहला एमसीक्यू इस टेक्स्ट का, वो बोलेंगे ये बताओ पहली सेंसस कब हुई। सेंसस बोले तो हाँ, पॉपुलेशन काउंटिंग। तो देश के अंदर, हमारे देश के अंदर सबसे पहले सेंसस कब हुई? 1881 में, ठीक है ना। और आगे सुनो ईशान, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वो जो बदलाव आया वो बोल रहा है 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। 1921 को हम क्या बोल सकते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये दूसरा एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू ये कि पहली सेंसस कब हुई, 1881 में। और दूसरा एमसीक्यू ये कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलेंगे हम। तीन चार ऑप्शन देगा, 1881 देगा, है ना, 1921 देगा, 1931 देगा, 1911 देगा। तो 1921 इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मतलब भैया ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ। 1881 और 1921 के बीच में कितना टाइम पीरियड रहता बच्चे लोगों? 40 साल। 40 साल में हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि सेंसस होना चालू हुई थी 1881 में, तो 40 सालों तक पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी तो कभी घट रही थी, कभी बढ़ रही थी तो कभी घट रही थी, फ्लक्चुएटिंग थी। क्या थी? फ्लक्चुएटिंग थी। लेकिन 1921 के बाद हमने कभी पीछे मुड़ के हाँ जी, और भारतीय लोगों ने 1921 के बाद मन लगा के बस एक ही काम किया है, पॉपुलेशन बढ़ाने का काम किया है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई 1921 को क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अबे मेरे पास क्यों कोई शक के निगाहों से क्यों देख रहा? मैं कोई ना अपने पास से कुछ बोल रहा हूँ, वो तो फैक्ट है और इधर लिखा हुआ है। मैं तो उसकी इंग्लिश की क्या कर रहा हूँ, हिंदी कर रहा हूँ। तुम मेरे पास ऐसे शक के निगाहों से क्यों देख रहे हो? इधर देखो वापस से, इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अब देखो आगे जो मैंने बोला ना वो उसकी इंग्लिश है। प्रायर टू 1921, 1921 से पहले पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रही। इसका मतलब क्या है? कभी बढ़ती थी तो कभी घटती थी। 40 सालों तक यही कार्यक्रम रहा। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन केप्ट फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीजिंग इन वन सेंसस एंड डिक्रीजिंग इन द अदर। एक में बढ़ के आती थी, तो सारे बच्चों को पता है 10 साल में क्या होती है? सेंसस होती है। 4 बार सेंसस हुई तो किसी बार बढ़ के आई, किसी बार घट के आई। लेकिन फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड्स द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नेवर डिक्लाइन। कभी हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि आइडिया का जो वो एड था ना, एक एड, आइडिया का एड आता था, शायद उसी टाइम पे लॉन्च हुआ हो। जान दो आदों को समझ में नहीं आया हुआ। इट शोड अ कंसिस्टेंट राइज। वो कह रहा है कि 1921 के बाद क्या हुआ है? कंसिस्टेंट क्या हुआ है? राइज हुआ है। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 से पहले जो इंडिया भारत था, भारत उसमें फर्स्ट फेज में था। इसके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर
1921। असली कार्यक्रम कब चालू हुआ? हाँ वो कह रहा कि उसी के बेस पे तो आजादी मिली है, जनता तो चाहिए थी ना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अब थोड़ा ना याद करने वाला डेटा है, ठीक है ना। वीडियो भी दिखा दूंगा, चलो वीडियो देख लो पहले, और उसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशन देखते हैं कि बर्थ रेट कितना था, डेथ रेट कितना था, है ना, लिटरेसी वगैरह ये सारी चीजें वो देखते हैं। उसके पहले एक वीडियो देख लेते हैं बच्चों। There are 333 million young people in India. That's 28% of the population. But 100% of the future. We are the largest number of young people in the world. Every month, 1 million young people turn 18. And start looking for employment. Too many of us, especially women, are not in education, Employment or training. we are creative and innovative. We want to make our own way, but we need your support. Investing in young people will unleash our potential. and transform India. Our generation Has the solutions. They are local and global. They're innovative. And they work. We have the solutions and you have the power. The expertise. the resources. So let's co-create. Refine. Scale up. If we do this, we can surge ahead at an unmatchable pace. We need more quality education and flexible learning. We want employment opportunities We want to be entrepreneurs. with the skills to create our own future. From our parents, we don't want pressure. We live in a country where women have broken many ceilings. We want to break more In the city, and the village. We want skills that prepare us for the economy of the future. our generation It's 28% of the population. But 100% of the future. Our turn, Our time. Our future. Join us. join us. Join us. We're unstoppable. Undivided. Yuva. Generation unlimited. In India. बच्चों इस वीडियो का पर्पस, बाकी अदरवाइज मत लेना आप, इस वीडियो का पर्पस बस आपको जो कल मेरे ऊपर भी केस ठोक देना, जॉइनस। हाँ जी बच्चों, इस वीडियो का जो पर्पस था वो जस्ट आपको कि डेमोग्राफी क्या होती है वो बताना था, है ना। जैसे कि इंडिया में आज के टाइम पे भी अगर हम अभी की ही बात करें तो सबसे ज्यादा, मतलब किसी भी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है ना। चाइना के भी एक, जैसे बोलते हैं ना अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते, चाइना के भी बच्चे बच चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, पोटेंशियल है, हमारे पास वैरायटी है, ठीक है ना। हमारे इसमें भी कुछ था, मतलब तुम अगर ऐसे नॉर्मल वर्ड्स में भी कुछ भी निकालोगे तो यार कैसे चलेगा। हाँ तो मेरी ना तो कोई इंटेंशन थी, मैंने तो नॉर्मल वैरायटी बोलना, कुछ दिक्कत है वैरायटी में, जान दो, छोड़ो जान, मैं बोलता ही, तुम कुछ भी मतलब निकालते हो, मैं बोल दूंगा नहीं फिर। हाँ जी, डेमोग्राफिक कंडीशन देख लेते हैं बच्चों। डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो डेमोग्राफी को हम बहुत सारे पॉइंटर से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कि पहले वन बाय वन हेडिंग दिखा देता हूं आपको, जैसे कि बर्थ रेट और डेथ रेट। नेक्स्ट है बच्चों लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है हेल्थ फैसिलिटीज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पॉवर्टी। ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती है बच्चों, डेमोग्राफी बनाती है। क्या बनाती है, तो उस टाइम पे ये देखना है कि ये मतलब इन एरियाज में बर्थ रेट, डेथ रेट, हेल्थ फैसिलिटीज, है ना, लिटरेसी रेट और आपकी पॉवर्टी वगैरह, उनका उस टाइम पे क्या हालत थी। आज की बात नहीं कर रहे, है ना, मैंने वीडियो दिखाई आपको आज के लिए, ठीक है ना, कि आज भी हमारी क्या है, डेमोग्राफी काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उस टाइम पे देखते हैं अभी कि उस टाइम पे हमारी डेमोग्राफी कैसी थी, ठीक है ना। तो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, कह रहे कि बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी क्या था, हाई था।
वो तो देखो बर्थ रेट की तो बात हो ही चुकी है भाई, 1921 के बाद हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों दिक्कत वाली बात ये थी कि डेथ रेट भी काफी क्या था, हाई था। अच्छा, डेथ रेट हाई होने का मतलब क्या होता है बच्चे लोगों? यानी कि हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बेहतर होगी या नहीं होगी? हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बेहतर नहीं होगी। और इस मायने में तो अगर तुम आज भी देखोगे तो आज भी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बराबर नहीं है। आप देखो ना, अपने एरिया में देख लो कितने बहुत वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, नहीं है, ठीक है ना। पूरी आसपास की जनता को लगभग ये मान लो कि आप 5-10 किलोमीटर की पूरी रेडियस में पूरी जनता को जो कवर करते हैं, मुश्किल से बुढ़ाना में अगर ढंग के डॉक्टर निकालोगे ना तो 2 ही डॉक्टर मिलेंगे आपको, है ना। वो भी मतलब जो थे वो उनका ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं मिले। कभी ऐसा क्यों होता है कि उधर वो जो मेडिकल एसोसिएशन वाले हैं उनकी टीम आती है चेक करने के लिए, तो सारे डॉक्टर्स वगैरह भग जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले भग जाते हैं, बिकॉज उनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं है, ठीक है ना। वो बस वो आपको बुखार हुआ है, आपको सर दर्द हुआ है तो उसके ही आपको प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। उधर क्योंकि बच्चों का वो नहीं हो रहा ना क्लियर। अभी क्या होता है उसके लिए एंट्रेंस क्या होता है, मेडिकल के लिए एंट्रेंस कौन सा होता है, नीट होता है। उधर बेचारा वो 3-3 साल तक बच्चे का नीट क्लियर नहीं हो रहा, इधर डॉक्टर ही बन के तैयार हो गया 3 महीने में, है ना। कंपाउंडर साहब थे, अब उन्होंने क्या कर लिया, अपना क्लिनिक खोल लिया, है ना। तो वैसा चलो देखते हैं बच्चों, बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट को आप डिफाइन कर सकते हो कि कितने बच्चे होते हैं पर 1000 इन ईयर, 1000 पे कितने बच्चे होते हैं, वो होता है बर्थ रेट। नेक्स्ट है डेथ रेट। डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर, 1000 पे कितने लोग साल में मर जाते हैं, वो क्या होता है, डेथ रेट होता है। अब ध्यान से सुनो, ये याद करने वाला है। बोथ बर्थ एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, दोनों काफी क्या थे, हाई थे, ठीक है ना। अब बता रहा है, वो नंबर बता रहा है, एट नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रेस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि 48 तो किस चीज के लिए बोल रहा है, वो बर्थ रेट के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। और 40 किसके लिए बोल रहा है, यानी कि अगर आप ये देखो 1000 लोगों पे 48 नए बर्थ हो रहे थे, तो उन्हीं 1000 लोगों पे 40 क्या हो जा रहे थे, यानी कि अगर आप देखोगे तो 8% से स्ट्राइक रेट चल रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, 8% से ग्रोथ चल रही है। से और नो, ये नंबर याद रह जाएंगे आपको। हाँ जी, वो क्या बोला है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बताओ बर्थ रेट कितना था, तो आप ऑप्शन हो सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, तो आप क्या बोलिएगा, 48, है ना। ये जानबूझ के मैंने ऐसा बोला स्ट्राइक रेट, ताकि आपको ऐसा फनी वे में थोड़ा याद रह जाए, ठीक है। और डेथ रेट कितना, नहीं देखो मेरी बिल्कुल भी कोई भी ना तो मजाक बनाने की कोई इंटेंशन है ना कुछ है, ठीक है ना। जस्ट आपको मेरी बस एक ही पर्पज है, इंटेंशन यही है कि आपको ये नंबर याद रह जाए, ठीक है ना। हालांकि डेथ रेट 40 होना बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी बात नहीं है, ना ये हंसने की बात है, ठीक है ना। तो डेथ रेट कितना है, बोलो 40, कितने पे, 1000 पे। ये दोनों चीजें जो होती है वो कितने पे मेजर होती है, 1000 लोगों पे। 1000 लोगों पे बर्थ कितनी हो रही थी, 40 नहीं बेटा 48, है ना। और डेथ कितनी हो रही है, मतलब हो रही है नहीं, हो रही थी कितनी, 40। तो वो जो ग्रोथ आ रही थी, वो ग्रोथ कितनी आ रही थी, 8% से, ऐसे मान सकते हो। मतलब 8% नहीं बोले, 8 एब्सोल्यूट नंबर 8 से, ठीक है ना। 8% माय बैड, गलत बोल दिया, ठीक है ना। एब्सोल्यूट नंबर में 8 से ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। उस टाइम पे जो लिटरेसी रेट क्या होता है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ की सिद्धांत, सिद्धार्थ, हाँ जी, चलो सिद्धू बोल देते हैं, हाँ जी। कौन कितना पढ़ा लिखा है, तो क्या बोल रहा है, द ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16%। मतलब जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है, वो किससे भी कम था बच्चों। इसका मतलब बता दो मेरे को, मतलब बता दो। अगर हमारे यहाँ पे कितने लोग अवेलेबल है, 100 लोग अवेलेबल है, तो 16 भी पूरी तरीके से नहीं है, लेस देन बोला है, लेस देन 16%। 16 लोग भी पढ़े लिखे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है। अच्छा, एक सारी चीजों में एक बार बताऊं, बर्थ रेट तो था कितना, 48, है ना, जो हाई माना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डेथ रेट भी कितना था, डेथ रेट था 40, है ना, वो भी क्या है, हाई है। दोनों चीजें, मतलब वो जो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर से आपको क्या पता पड़ रहा है कि दोनों अच्छी बात थी बुरी बात थी। बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है,
और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन ये नंबर कम आ रहा है, ये नंबर क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो तुम बोलोगे अच्छी बात है, ये लिटरेसी रेट है, ये भी बुरी बात है। समझ में आ रही ना बात? तो अभी तक मैंने आपको 3 नंबर दिए, ठीक है ना, मैंने क्या दिए उधर बुक में लिखे हुए हैं। पहला बर्थ रेट कितना, डेथ रेट कितना 40, और इधर लिटरेसी रेट लेस देन 16%, ठीक है। आउट ऑफ दिस, अब देखो और भी दिक्कत वाली बात है, आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वाज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। इनमें से भी जो फीमेल के लिए जो लिटरेसी रेट था वो बिल्कुल ना के बराबर, और बोलो तो अराउंड कितना 7%, कितना 7%। यानी कि अगर तुम 100 में से देखोगे तो ओवरऑल लोग देखोगे तो 16 से कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर महिलाओं में देखोगे तो 100 में से 7 महिलाएं आपको अराउंड पढ़ी भी मिलेगी, जो जिनको पढ़ना लिखना आता है ना, वैसा कुछ। नेक्स्ट है बच्चों पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्या है, पंडित जी इधर देख लोगे, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर इधर अनअवेलेबल, जो हेल्थ फैसिलिटीज थी या तो वो बिल्कुल भी नहीं थी, टू द लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादातर जनता के लिए। आज ही तुम देख लो, आज ही कौन सा बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, कोविड में भी बिल्कुल कोलैप्स, सही मान के चलो कि सिस्टम हमारा हो गया था। हाँ बोलो ना, वो तो उसके बाद से थोड़ा बहुत आप देखोगे तो तुम्हारे यहाँ पे CHC में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है ना, उसके बाद, कब, कोविड के बाद। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद वो अभी वो ऑपरेशनल में है, मतलब ठीक है ना। तो ठीक है, वो हमारे रहता है कि जब आन पड़ेगी ना, सर पे आन पड़ेगी तभी देखेंगे, बस पहले से ही हम बैकअप नहीं रखेंगे ऐसा कुछ। तो कह रहे कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज या तो उस टाइम पे अनअवेलेबल थी टू द लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन, ज्यादातर लोगों को, और व्हेन अवेलेबल, और अगर थी मतलब जब हो जाती थी अवेलेबल या थी, तो वर हाईली इनएडिक्वेट, वो बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है ना। मतलब आज भी तुम देखो कि बहुत सारे हजारों लोगों पे एक डॉक्टर, मान के चलो आप, हजारों लोगों पे एक डॉक्टर, है ना। मतलब तुम एक ये तो बोल सकते हो कि हाँ मेरठ में तो डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको, इतने तो दिल्ली में भी नहीं मिलेंगे जितने मेरठ में मिल जाएंगे डॉक्टर, क्योंकि वहां पे वो मेन उनका ही मतलब ऐसे मानो डोमिनेंस है डॉक्टर्स की, ठीक है ना। वहाँ पे गली मोहल्ले में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप इधर देखोगे, है ना, इवन मुजफ्फरनगर में भी बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं है, एक आध को छोड़ दोगे तो आप, ठीक है ना। तो कह रहे कि हजारों लोगों पे, है ना, हजारों लोगों पे मुश्किल से एक डॉक्टर, और उस टाइम पे तो वो भी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज क्या थी, बहुत पुअर थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है बच्चों? हाँ, जो ऐसे अभी जो न्यूली बॉर्न बेबी है, हाँ, जो न्यूली बॉर्न बेबी है बच्चों, वो 1 साल से पहले ही क्या हो जाते हैं। हाँ अच्छा, वो ये मुझे बताओ, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, है ना, अदरवाइज मत लेना ये। चलो जो शब्द भी मैं यूज करता हूँ बहुत केयरफुली यूज करता हूँ, कि ये बहुत ऐसा जो लिखा है कि हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सही था या बहुत ज्यादा गलत था? क्या गलत लगता है आपको यार? ठीक है ना, वो बच्चा हुआ न्यूली बॉर्न में भी, और वो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया, है ना, तो बहुत दिक्कतें वाली बात थी। ये किस चीज की ओर इशारा करती है, किस चीज पे सवाल खड़ा करती है उस टाइम के? हेल्थ फैसिलिटीज पे सवाल खड़ा करती है। बात समझ में आ रही है कि हम एक न्यूली बॉर्न बेबी की भी क्या नहीं कर पाए, टेक केयर नहीं कर पाए, तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट बोले तो नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है ना, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो कह रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो नंबर ऑफ इन्फेंट होता है डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज, जो 1 साल से पहले क्या हो जाते हैं, नहीं हंसने की बात नहीं है, 1 साल से पहले क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, है ना। वो भी कितने पे, 1000 पे। जो 1000 लिव बर्थ इन अ ईयर है, मतलब 1000 बच्चों पे कितने बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, वो होता है बच्चों क्या, मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। एट द टाइम, ओ माय गॉड, इट वाज 218 पर 1000, 218 बच्चे, मतलब 1000 बच्चे अगर है तो 1000 पे 218 को तो हम बचा नहीं पा रहे हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा था बच्चों, विच इज 33 पर 1000 इन 2016। ये काफी इसमें इंप्रूवमेंट देखने मिला कि जो 2016 में कितना हो गया बच्चों, 33 हो गया। मतलब जो उस टाइम पे 218 बच्चे मर जाते थे 1 साल से पहले,
2016 का डेटा है, उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में नहीं है और उससे बाहर में जाऊंगा भी नहीं। देखो डेटा के मामले में अपने नंबर्स नहीं दूंगा कि अभी तुम बोलोगे मेरे से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखोगे कि मैं आपको बहुत ज्यादा अभी करंट के नंबर बता दूंगा। यहाँ पे मैंने बहुत केयरफुली बस वही टेक्स्ट ऐड ऑन किया है जो एनसीईआरटी में है। इसमें अब कुछ भी देखो मैं अपने नंबर डालूंगा ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। समझ में आ रही है? जितने नंबर्स है वो एनसीईआरटी के ही है ना। अब तुम बोलो मेरे को अभी के अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम गूगल कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस टाइम पे बस अपने को इतना याद रखना है कि उस टाइम पे कितना था बच्चों, 218 क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये सही था या बहुत बहुत ज्यादा मतलब ऐसा सोचने वाली बात थी, ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात थी कि यार ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और 2016 में वो कितना हुआ, चलो कुछ तो राहत की सांस मिली, है ना। शायद ये अभी भी उसी के आसपास होगा या 20 कितना 27, है ना। तो चलो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट, मतलब कम हो रहा है तो इम्प्रूवमेंट देखने मिल रही है। नेक्स्ट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है बच्चों, हाँ जी, कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल जिएगा, ठीक है ना, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है हम आगे भी चल के पढ़ेंगे, कई सारे फैक्टर से मिलकर के बनती है, ठीक है ना। उनमें सबसे मेजर कौन रोल प्ले करती है, तुम्हारी एक तो हेल्थ है वो रोल प्ले करती है ना। दूसरा तुम्हारे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है ताकि आपका एक मिनिमम वेलबींग इंश्योर कर सके हम, है ना। और कहीं ना कहीं इसके ऊपर पॉवर्टी भी क्या डालती है, इम्पैक्ट डालती है, ठीक है ना। पॉवर्टी रिसोर्सेज के लिए इम्पैक्ट डालती है और फिर रिसोर्सेज आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं और हेल्थ किसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कैसे चीजें कनेक्टेड होती है। तो कह रहे हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब अच्छी बात है, कम जीते थे लोग। भाई एक बात तो देखो, जब इंसान पहले तो हमने उसे तैयार इन द सेंस कि वो देश को सर्व कर पाए, नहीं जिस सेंस में तुम सोच रहे हो उस सेंस में नहीं है, कि देश को वो सर्व कर पाए, है ना। और जब वो देश को सर्व करने के लायक हुआ, है ना, अब वो रहा ही नहीं है, तो बस रिसोर्सेज हमने खर्च ही खर्च किए, एड ऑन कहाँ हुए। समझ में आ रही ना बात, तो वो भी अच्छी बात नहीं थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर टू द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स ऑन एन एवरेज एक इंसान फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। वही कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सुन लो ना, इट वॉज ऑल्सो वेरी लो, ये काफी क्या थी, कम थी। और उस टाइम पे कितना 44 ईयर्स करंटली विच इज 69.4 ईयर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे थोड़ा शौक से हो रहे हैं, यार हमने तो अपने घर वालों से ये सुना है कि पहले के लोग बहुत जीते थे, 90 ईयर्स तक जीते थे, 90 ईयर्स तक जीते थे, ठीक है ना। और यहाँ तो ये कुछ तो नंबर कुछ तो गलत ही लिखा है, ये तो जस्ट हाफ ही हो गया, ये 44 ईयर्स है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बेटा, तुम जिस फैमिली से आते हो वो फैमिली का बैकग्राउंड ठीक ठाक रहा है, उनके लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो अवेलेबल हो गई और लोगों ने अच्छा खाया है और अच्छा जिए है। लेकिन हम बात किसी एक फैमिली की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं देश की, जहाँ पे तुम अपनी फैमिली को देखा, तुमने अपने आसपास वालों को देखा, बाकी वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, उसी देश की बात कर रहे, इसी देश की बात कर रहे, इस देश के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाई। अब ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाता अगर मैं पॉवर्टी चैप्टर पढ़ाता। और मुझे इसी बात पे मतलब सीबीएसई से कंप्लेन भी है, वो चैप्टर ऐसे हटाते हैं कि जहाँ पे हमारे बेस तैयार होते हैं, है ना, हमें पता पड़ता है। अभी मैं आपको बता पाता कि भाई ये चीज कैसे कनेक्टेड हो रही है, वो चैप्टर ही हटा दिया। तो अब क्या है कि मेरे को ज्यादा तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन यहाँ के लेवल से आपको बता सकता हूँ कि पॉवर्टी इतने वाइड स्प्रेड लेवल पे थी कि बहुत सारे लोगों को तो एक वक्त की भी रोटी नसीब नहीं हो रही थी। और जो बच्चे थे उनमें मेल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा था, उनको प्रॉपर उनकी डाइट नहीं मिल रही थी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। ये सारी चीजें पॉवर्टी में कवर अप है। चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी अवेलेबल कराया नोट्स की फॉर्म में, आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं वहां से, ठीक है ना। हालांकि वो एग्जामिनेशन पर्पज से जरूरी नहीं है। तो कह रहे हैं कि बच्चों ऑन एन एवरेज पूरे देश का एवरेज निकालोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी आ रही थी, 44 ईयर्स। कितनी आ रही थी, 44 ईयर्स, जो कि आज काफी अच्छी हो चुकी है, 69.4 ईयर्स। मतलब वो इतने लिखने का नंबर ऐसा, ठीक है ना, 69.4 ईयर्स, ठीक है। आगे बच्चों वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, और आज की लास्ट हेडिंग होगी देयर वाज नो रिलायबल डेटा। पहली बात तो कोई हमारे पास क्या नहीं है, रिलायबल डेटा उस टाइम पे नहीं था अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। जैसे नेशनल इनकम का डेटा नहीं था, वैसे अंग्रेजों ने कभी भी क्या नहीं किया, ना तो हमें ये बताया कितने लोग गरीब है और ना ही गरीबी निकालने का क्राइटेरिया बताया, है ना। वो तो थे एक महान पुरुष
दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने वो सबसे पहले बताया, ठीक है ना। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब क्या है कि चैप्टर ये तो क्या ही बताना, उसके बारे में क्या ही बात करनी, फिलहाल टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है। तो कह रहे हैं कि उस टाइम पे कोई भी हमारे पास रिलायबल डेटा नहीं था किसका, पॉवर्टी का, ताकि हम पॉवर्टी को मेजर कर सके। बट देयर इज नो डाउट दैट, लेकिन इस बात में तो कोई शक नहीं था कि एक्सटेंसिव पॉवर्टी, एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उस टाइम पे बड़े स्केल पे क्या हो रखी थी, पॉवर्टी, गरीबी हो रखी थी। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वाज वेरी लो। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो उस टाइम पे बहुत कम था। अगर आज भी आप देखोगे तो आज भी इंसान ऑन एन एवरेज 10-11 हजार रुपए कमाती है ज्यादातर जनता, ठीक है ना। एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री, और देश के अंदर बहुत बड़े स्केल पे क्या थी, पॉवर्टी थी। इन सारे फैक्टर से बच्चों, कौन कौन फैक्टर, 6 हेडिंग जल्दी से मेरे को एक बार रिकॉल कराओ। हाई बर्थ एंड डेथ रेट, दूसरा, हाँ जी, दूसरा एक्सट्रीम लो लेवल ऑफ लिटरेसी, तीसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चौथा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक बीच में हेडिंग छूट गई, हेल्थ फैसिलिटीज, और 6th हेडिंग ये है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। आप सारी हेडिंग को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हो कि सारी हेडिंग हमारे फेवर में चल रही थी या एडवर्स में चल रही थी, एडवर्स में चल रही थी। और इनसे डेमोग्राफी बनती है, तो डेमोग्राफी हमारी बहुत स्ट्रांग नहीं थी, बहुत वीक डेमोग्राफी थी उस टाइम पे हमारी। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ब्रिटिश रूल वाज अ मेन रीजन, ये कह सकते हो आप कि ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो एक मेन रीजन था फॉर द वर्स्ट प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। उन्होंने जो इंडिया की पॉपुलेशन का एक जो वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है ना हर एक मायनों में, है ना, उन्होंने किया। और वही क्या है, मेन रीजन है हमारी डेमोग्राफी की प्रोफाइल को बिगाड़ने का। तो ये सुनो बच्चों, आई थिंक कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे थे, एक या दो क्लास के टॉपिक है, मतलब एक ही क्लास लगेगी वैसे तो इसमें, ठीक है ना, लास्ट ही चल रहा है। हालांकि अगर एक क्लास दोगे तो आप ये पूरा हो जाएगा, अगर नहीं अभी नहीं। चलो आज के लिए बच्चों इतने रखते हैं, एक क्लास इसमें लगाएंगे और एक रिवीजन की, इसकी 2 क्लास लगेगी, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। फिर आपके 7 चैप्टर इसमें बचेंगे। फिलहाल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो 7 चैप्टर इसमें बच रहे हैं और 3 चैप्टर आपके बिजनेस में, 10 चैप्टर बच रहे हैं। ये हमें लगभग अपने 1.25 महीने में करने हैं, ठीक है ना। मतलब जैसा भी है 1.25 महीना में मान के चल रहा हूँ, 1.5 इसलिए बोला क्योंकि रिपीट क्लास भी होगी कुछ सुबह शाम की, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।